सबसे ज्यादा देश में लेबर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बिहार है। पिछले 30 साल में बिहार की कोई प्रगति होती तो बिहार आज देश का सभी राज्यों के अंतिम पायदान पर है। आप जानते हैं ना, तो बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरे राज्य में काम करते हैं, प्रवासी हैं, और इतने कम समय में संभव नहीं है कि वो आकर अपनी नागरिकता सिद्ध करें चुनाव आयोग को। तो सवाल ऐसे उठ रहा है कि क्या वो अपने ही राज्य में रिफ्यूजी बन जाएंगे? जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं या 11 डॉक्यूमेंट केवल संभ्रांत परिवार के पास ही संभव है। सरकार गरीबों को न केवल मताधिकार छीनने पर आमादा है, बल्कि जो उनको जिंदगी जीने के लिए 5 किलो थोड़ा सा अनाज मिल रहा है, उस अधिकार से भी उसको वंचित करने का साजिश कर रहा है। एनआरसी गृह विभाग को करना था, लेकिन भाजपा सरकार ने जानबूझकर विरोध हो रहा है, इसलिए खुद नहीं करके वो चुनाव आयोग के थ्रू किया। अब पहला प्रयोग उसने बिहार में किया। चुनाव आयोग के मार्फत से मनुस्मृति के उस सिद्धांत को लागू कर रहा है कि वोट देने का अधिकार मात्र सामंती और संभ्रांत वर्ग का है, राजा रजवाड़ा का है। तो बिना जात का संभव नहीं है बिहार में राजनीति। बिहार का हिंदुस्तान में जाति बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। बिहार मत कीजिए, पूरे देश में ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर, पिछले 20 सालों से बिहार में गठबंधन सरकार है, थोड़ा बहुत राजनीति बीच में आई। अब 20 साल बिहार की इस सत्ता समीकरण को कैसे देखते हैं? पीएम मित्र योजना कहाँ इशू किया? नॉर्थ ईस्ट में 7 उद्योग खोला बीजेपी ने, लेकिन बिहार के बीजेपी को हिम्मत है कि अपने आका को कहे कि बिहार में थे। कांग्रेस भी मूल रूप से ब्राह्मणवादी पार्टी था। 1954 में जब 4 ब्राह्मणों को मिला भारत रत्न, तब अंबेडकर को नहीं मिला। क्यों? कि अंबेडकर दलित थे। तो कांग्रेस का सोच वही कथनियों करने में अंतर ब्राह्मणवाद पर ही आधारित था। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में 35 सदस्य होते हैं। उस 35 सदस्य में राहुल जी पहले किसी आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा को भी तो प्रतिनिधित्व देके देखें, तब तो लोग भरोसा करेगा कि सही कर रहे हैं। तो अमिताभ दुबे जी ने 3 पृष्ठ का कांग्रेस की ओर के मैनिफेस्टो महागठबंधन में भेज दिया। उस प्रस्ताव में ये तीनों चीज गाय। अच्छा, जो हमने तीनों कहा, तीनों गायब, क्योंकि ब्राह्मणवाद से करते हैं। हमने चिट्ठी लिखा कि मैं गहरा प्रोटेस्ट दर्ज करता हूं, क्योंकि अमिताभ दुबे जी छल प्रपंच करके गैर कानूनी रूप से उन सभी महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को हटा दिया। कांग्रेस की ओर से भेजा गया मैनिफेस्टो में, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। कार्रवाई होना ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कैसे कार्रवाई होगी? 13 दिसंबर 1949 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन किया और प्रदर्शन किया आरएसएस और हिंदू महासभा। नमस्कार, मैं गोविंदराज। स्वागत है आपका आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी है। चुनाव आयोग ने भी चुनाव से कुछ समय 3-4 महीने पहले एक वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है, जिसमें वोटर्स से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इसमें काफ़ी वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो आम तौर पर वो लोग संभाल कर नहीं रखते, जो वोटर हैं, जिसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां इसको वोटबंदी करार दे रही है और काफ़ी इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इन्हीं सारे विषयों पर और साथ में कुछ और राजनीतिक विषय पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और बीपीएससी के मेंबर रहे शिवजतन ठाकुर सर। स्वागत है सर आपका। हाँ जी, नमस्कार जी सर। सर, चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण शुरू किया है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आमतौर पर इजीली अवेलेबल नहीं होते लोगों के पास, और इसको लेकर क्या परेशानियां आ रही हैं लोगों में और इसको विपक्ष वोटबंदी करार दे रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले गोविंद जी, इस मसला को बारीकी से समझने के थोड़ा सा इतिहास जानने की जरूरत है। 15 अगस्त 1947 के पहले, जब भारत की आज़ादी के ठीक पहले, देश में वोट देने का अधिकार राजा रजवाड़ा और संभ्रांत परिवार के पढ़े लिखे पुरुष और महिला को हुआ करता था। तब प्रजा को और आम जन को वोट का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया, जिसका नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसमें रखा गया कि जिसकी भी उम्र उस समय 21 साल से अधिक हो और भारत का रहने वाला हो, नागरिक हो, तो उसको मताधिकार का संवैधानिक अधिकार होगा। केवल 3 ही दशा में यह अधिकार नहीं दिया जा सकता था। नंबर 1, वह आदमी विदेशी हो। नंबर 2,
जब मानसिक रोग से ग्रस्त हो, और नंबर 3 जब सक्षम न्यायालय से आपराधिक मुकदमे में दंडित हुआ हो। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है मतदान देना। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, तो जैसे ही ये संविधान लागू हुआ 26 नवंबर को, उसके ठीक 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के पत्र में छपा। आरएसएस की जो पत्रिका उसका नाम है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर में लेख छपा कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत का संविधान है मनुस्मृति। यानी मनुस्मृति को ही आरएसएस संविधान मानते हैं। इसके लिए केवल लिखा नहीं लेख, बल्कि 13 दिसंबर 1949 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन किया और प्रदर्शन किया आरएसएस और हिंदू महासभा ने। क्योंकि हिंदू सभा का मानना है कि मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं। तो जो पहला वर्ण है यानी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण सर्वोच्च है और सत्ता में सर्वोच्चता उसी के रहेगी, ये मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन संविधान के अनुसार जाति श्रेष्ठता समाप्त कर दी गई, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया। आप छात्र हैं, अगर आपका प्रस्तावना संविधान का याद हो, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता और सामाजिक प्रतिष्ठा की समानता के साथ साथ गरिमामय जीवन जिंदगी का जीने का मौलिक अधिकार होगा। आपको याद होगा। और इसी को लागू करने के लिए आज भाजपा सरकार ने 11 डॉक्यूमेंट के थ्रू कर रहा है, जिसको आपको एक्सप्लेन जो आपने कहा। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, या 11 डॉक्यूमेंट केवल संभ्रांत परिवार के पास ही संभव है। जैसे उदाहरण के लिए पहला डॉक्यूमेंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों का पहचान पत्र। तो बड़े बड़े लोगों को पहचान पत्र मिलता होगा, तो ये संभ्रांत ही लोग, यानी संभ्रांत सब जाते ही नहीं है, मतलब जो पढ़े लिखे, मुट्ठी भर पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस या कोई क्लास 1 पोस्ट में गए, उन्हीं लोगों के पास होगा। नंबर 2, ये इन सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों का जिसके पास पीपीओ पेंशन पेपर ऑर्डर हो, यानी पेंशन का पत्र हो, तो जाहिर है कि ये मुट्ठी भर लोगों के पास है। आंकड़े के अनुसार बिहार में मात्र 20 लाख व्यक्ति हैं जो राज्य सरकार की सेवा में या केंद्र सरकार की सेवा में हैं। यानी अगर मान भी लें कि ये सभी के सभी आएंगे, तो बिहार की मतदाता की संख्या लगभग 7 करोड़ है। तो 20 लाख हुआ। अगर रिटायर्ड के जोड़ लें तो उसमें 10 लाख और जोड़ लीजिए, तो 30 लाख का हुआ। दूसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, यानी जिसके पास पासपोर्ट है वो। बिहार में जो आंकड़ा भी आया है कि बिहार की आबादी में मात्र 1.5 करोड़ लोगों के पास 1.5% आबादी के पास पासपोर्ट है। तो जाहिर है कि ये पासपोर्ट भी संभ्रांत लोग या जो हज करने जाते होंगे, जिनके पास, जो विदेश गए होंगे, उनके पास केवल होगा, आम लोगों के पास नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट है बैंक का पासबुक, लेकिन उसमें शर्त लगा हुआ है कि पासबुक जो 1987 के पहले इशू हुआ है। अच्छा। तो जाहिर है कि 1987 के पहले का डॉक्यूमेंट आम लोगों के पास तो नहीं होगा, जो वो संभावना नहीं है। तीसरा कि एनआरसी का सर्टिफिकेट हो। तो एनआरसी मतलब नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। और अंतिम डॉक्यूमेंट है उसका कि वंशावली प्रपत्र, यानी जो जमींदार हैं, सामंत वर्ग के लोग हैं, जब उनका जमीन का बंटवारा होता है तो सारे भाइयों का वंशावली बनता है। यानी वो भी मुट्ठी भर खेतिहर उच्च वर्गीय किसान के पास होगा। गरीब के पास न खेती होता है न वंशावली होगा। यानी ये 11 डॉक्यूमेंट द्वारा भाजपा सरकार चुनाव आयोग के मार्फत से
मनुस्मृति को उस सिद्धांत को लागू कर रहा है कि वोट देने का अधिकार मात्र सामंती और संभ्रांत वर्ग का है, राजा रजवाड़ा का है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति में ये संभव ही नहीं कि डॉक्यूमेंट मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 11 डॉक्यूमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार से निर्गत कोई पत्र या कोई डॉक्यूमेंट, तो आप जानते हैं कि आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की इकाई है, इसने इशू किया है। आखिर आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे आप? राशन कार्ड को भी नहीं मान रहे। आधार कार्ड कम से कम 99% लोगों के पास है। अगर आधार कार्ड को मान्यता देंगे तो सब हो जाएगा। सबसे बड़ी जो आश्चर्य लगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पढ़ा था, हमने सुना ज्ञानेश कुमार जी का, उनका कहना है कि आधार कार्ड पहचान पत्र हो सकता है, नागरिकता नहीं। अच्छा। जब भी नागरिकता शब्द उन्होंने यूज किया तो मंशा जाहिर हो गई, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, नागरिकता निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसकी धारा 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले भारतीय माता पिता के संतान बाय बर्थ उनको मताधिकार प्राप्त होगा। जब बाय बर्थ जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है रोकने वाला? इलेक्शन कमीशन केवल 3 ही व्यक्तियों को रोक सकता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट प्रावधान है। दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसकी धारा 16 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो वयस्क हो जाएंगे उनका आप निर्वाचक सूची बनाएंगे, और निर्वाचक सूची बनाने वाला अधिकारी का नाम है ERO, यानी इलेक्टर रोल रजिस्ट्रेशन अफसर, यानी जो वयस्क लोगों का आपको सूची बनाना है। ये प्रक्रिया आज 70-75 साल से चल रही है, लेकिन अचानक ये कहना कि मताधिकार का निर्णय कैसे ये नागरिकता का निर्णय कैसे करेंगे? 1995 में सर्वोच्च न्यायालय में 2 मुकदमा हुआ इसी प्रकार के मामला, जो पहाड़गंज में वहाँ के जो बिहारी लोग थे उनको मतदान का अधिकार नहीं मिला, जबकि वो 6 महीने से अधिक से रह रहे थे। नियम है कि कोई व्यक्ति एक स्थान में गत 6 महीने से अधिक से निवास होगा तो उसको निर्वाचक सूची में शामिल किया जाएगा, इलेक्टर रोल में। तो उसने केस किया, तो केस का सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट जजमेंट दे दिया कि ये काम चुनाव आयोग का नहीं है कि नागरिक है कि नहीं, ये काम गृह विभाग का है। NRC गृह विभाग को करना था, लेकिन भाजपा सरकार ने जानबूझकर NRC पर विरोध हो रहा है इसलिए खुद नहीं करके वो चुनाव आयोग के थ्रू किया। अब पहला प्रयोग उसने बिहार में किया। क्यों? कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और सबसे पिछड़ा राज्य है। ये सबसे पिछड़ा है जी सर। बिहार का जो औसत आमदनी है मान इनकम, एक औसत इनकम है, यानी वह है 54,111 रुपया, जबकि राष्ट्रीय औसत है 1,85,000 रुपया। आप सोच सकते हैं कितना गरीब है। यानी बिहार का 50% आबादी गरीबी के नीचे है। उनके पास न ये डॉक्यूमेंट होगा। आधार कार्ड तो सबको है, क्योंकि मनरेगा में भी आधार कार्ड मांगता है, ट्रेन टिकट में भी आधार कार्ड मांगता है, हर जगह बैंक अकाउंट खोले तब आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड कम से कम 99% लोगों के पास होगा। और पिछले जितने भी सरकारी काम थे उसमें आधार कार्ड ही मांगा जाता था। और ये वैलिड भी है। यूनिक डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक रूप से है। यानी आधार कार्ड लेने के आधार कार्ड के लिए आपको फिंगरप्रिंट चाहिए और आइरिस का फोटो लेते हैं, आपका उसमें रिकॉर्डेड है। इससे बड़ा पहचान क्या होगा?
अब इसको नहीं करके चुनाव आयोग को नागरिकता डिसाइड करने का कहाँ से अधिकार मिल गया? ये तो गृह विभाग का चीज है। इसलिए हमारा स्पष्ट मान्यता है कि भाजपा मनुस्मृति को स्वयं नहीं, चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में प्रयोग करना चाहता है, ये जानते हुए कि यहाँ के 50% आबादी गरीबी रेखा के नीचे हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी चाल आप इसे समझ लीजिए। कल अखबारों में छपा था, चीफ इलेक्टोरल अफसर बिहार, इनका कल बयान छपा था, एडवर्टाइजमेंट छपा है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो चिंता नहीं करें, वो इलेक्टोरल जो गणना प्रपत्र है वो बिना डॉक्यूमेंट को आप जमा कर दें। सारे जितने अति पिछड़ा दलित और बैकवर्ड के आदमी बहुत खुश, सोचा अब बहुत खुश, समझ रहे हैं कि हमको तो बिना डॉक्यूमेंट का हो गया। लेकिन उसके साथ कोना में शर्त लगा दिया कि अभी आपका स्वीकृत हो जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल रोल प्रकाशित यानी निर्वाचक सूची प्रकाशित करने के ठीक एक दिन पहले यानी 31 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। जब डॉक्यूमेंट अनिवार्य है तो ये कौन सा नाटक? बिना डॉक्यूमेंट का आप क्यों से एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ठीक है, पर 26 जुलाई तक हमने डॉक्यूमेंट दिया, ये 26 जुलाई तक प्रपत्र भर दिया और 28-30 जुलाई को जाकर के हमने डॉक्यूमेंट दिया, तो डॉक्यूमेंट मेरे ही पेपर में लगेगा, ये कैसे कोई सुनिश्चित करेगा? तो ये स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार की साजिश है कि भारत के 85% बहुसंख्यक समाज को मताधिकार, जो संविधान प्रदत्त उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे वंचित करना, जो बिल्कुल ही गलत है, अवैधानिक है। सर, बिहार के 4 करोड़ से ज़्यादा लोग दूसरे राज्य में काम करते हैं, प्रवासी हैं, और इतने कम समय में संभव नहीं है कि वो आकर अपनी नागरिकता सिद्ध करें चुनाव आयोग को। तो सवाल ऐसे उठ रहा है कि क्या वो अपने ही राज्य में रिफ्यूजी बन जाएंगे? वो आएंगे तो एक उनके पास वोटिंग का अधिकार ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिहार में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार 3 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मतलब बिहार, हिंदुस्तान के कोने कोने में तो मजदूरी कर ही रहे हैं, कहीं ठेला चला रहे हैं, कहीं खेतिहर मजदूर हैं, कहीं किसान में लेबर हैं। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में ये लोग जाकर काम कर रहे हैं। अगर बिहार वाले आ भी जाएं तो जो अरब कंट्री में गए हैं वो कैसे आ पाएंगे? और बिहार वाले को भी आना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इन लोगों का रूल है कि घर घर जाकर BLO ब्लॉक लेवल अफसर जनगणना सत्यापित करेंगे, तो वो जा ही नहीं रहे। अभी तक जब मेरे जिस कॉलोनी में आप बैठे हैं, इसका नाम है HIG सेक्टर 7, हाई इनकम ग्रुप सेक्टर 7, जब इस एलिट कॉलोनी में आज तक कोई BLO नहीं आया तो गरीब के कॉलोनी में कैसे चला जाएगा? ये संभव नहीं है। तो इसलिए 3 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं उनका तो मताधिकार समाप्त होना तय ही है। और इसके पीछे तर्क क्या, इसके पीछे राज क्या है? अगर एक बार मताधिकार सूची से बाहर हो जाएंगे तो कल जो 81 करोड़ लोगों को एक राशन दिया जाता केंद्र सरकार की ओर से, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत देश के 81 करोड़ लोगों को राशन वितरण प्रणाली से 5 किलो अनाज दिया जाता है, कल वो भी उनका छिन जाएगा। एक तो मताधिकार छिन जाएगा, अब मताधिकार ये इलेक्टोरल रोल को आधार बनाकर कल उसको उस अधिकार से वंचित कर देंगे। यानी सरकार गरीबों को न केवल मताधिकार छीनने पर आमादा है, बल्कि जो उनको जिंदगी जीने के लिए 5 किलो थोड़ा सा अनाज मिल रहा है, उस अधिकार से भी उसको वंचित करने का साजिश कर रहा है, ताकि जो 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अनाज पर खर्च हो रहा है, इस अनाज को पूंजीपतियों को सौंप दिया जाए। सर, चुनाव आयोग पर पहले भी EVM को लेकर काफ़ी सवाल उठते रहे, आरोप भी लगे EVM हैकिंग के, वोटिंग में गड़बड़ी के, तो इसी का एक नया इसमें फिर और काफ़ी हो रहा है। सबसे पहले आपको वो जजमेंट की याद दिला रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था, करीब 500 पेज का है, आप पढ़े नहीं होंगे। उस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है।
इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए, मैंने स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इलेक्शन करने के लिए इसको पूरी तरह ऑटोनोमस होना जरूरी है। इस पर संविधान बेंच ने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी होंगे। नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 प्रतिपक्ष के नेता और नंबर 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विपक्ष विधायिका के प्रधान मिल करके चुनेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस जजमेंट को और अमेंडमेंट करके उलट दिया। अब कर दिया कि एक अमित शाह जी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरा प्रतिपक्ष के नेता थे उस समय चौधरी कांग्रेस के नेता, बस जब बैठक उनको बोला भी नहीं, बस 2-1 के बहुमत से निर्णय कर लिया। तो ये स्पष्ट है कि ये मनसा मैनिपुलेशन करने के लिए किया गया है। भाजपा एन के न प्रकारेण संविधान की तो धज्जी उड़ा ही रही है, उसके आड़ में इस पूरे सिस्टम को धज्जी उड़ा करके यहाँ समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राज्य की जगह एक हिंदू राष्ट्र और एक पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे। व्यवहार में तो पूंजीवादी कर ही लिया, लेकिन कानून में भी एक पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। लेकिन सर बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय रहा, जैसे कांग्रेस या आरजेडी, जदयू और देश भर के अन्य समाजवादी विचारधारा की पार्टियां मांग कर रही थी। इसको लेकर फिर बोला जा रहा है कि बीजेपी का एक ऐसा समीकरण बनाना चाहती है कि वो मंडल भी और कमंडल भी दोनों एक साथ लेकर चले, और नया टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है भगवा समाजवाद। देखिए, ये केवल दो हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और वाली बात है। अच्छा। भाजपा मूल रूप से मनुस्मृति के पोषक है, और मनुस्मृति में अगर आप पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, उसमें पहला लाइन अध्याय 2 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 100 वर्षम त भूमि पर पिता पुत्रो विजायात ब्रह्मणस्तु तयो पिता। यानी ब्राह्मण 10 वर्ष का बालक ब्राह्मण यदि 100 वर्ष के क्षत्रिय राजा के पास जाए तो राजा का यह कर्तव्य है कि आसन से उठकर 10 साल के बालक का चरण वंदना करे। क्यों? कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में संबंध यह है कि ब्राह्मण समाज के अन्य वर्ग के लोगों का उसका पिता है। ब्राह्मणस्तु तयो पिता, यानी ब्राह्मण सभी का पिता है, और इसी बुनियाद पर आरएसएस की नींव कायम है। तो वस्तुतः भाजपा यही करना चाहती है। भगवा समाजवाद जब भी आ जाएगा, समाजवाद एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के संसाधन पर सरकार का अधिकार होगा, उसके उत्पादन और वितरण पर। उत्पादन में भी करेगा, वितरण भी वही करेगा। यह अधिकार आज क्या हो रहा है, उत्पादन और वितरण पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों का राजी हो रहा है। उदाहरण के लिए 2019 में देश में 102 खरबपति थे, 102, जिनकी आज संख्या 5 साल में बढ़ के 267 हो गई। हर 13 दिन में 1 खरबपति पैदा हो रहा है। इसके जस्ट उलट देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक बीपीएल की सूची दिया। उस बीपीएल की सूची को जो सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को वैध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 1922 को फैसला दिया। उस फैसला में कहा गया, यानी 3-2 के बहुमत से, आपको याद होगा, जो सवर्णों का आरक्षण को वैलिड किया वो 3-2 के बहुमत से। 3 जज जो पक्ष में थे वो जस्टिस बेला त्रिवेदी, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, जस्टिस पारदीवाला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, और एक महेश्वरी। 3 लोगों ने कहा कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि अर्थ होना चाहिए। और 2 जज, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और दूसरे रविंद्र भट्ट,
रविंद्र भट्ट भी ब्राह्मण है। तो इन दोनों डिसेंटिंग नोट था जिसमें रविंद्र भट्ट ने लिखा, बीपीएस सूची को कोट करते लिखा कि भारत सरकार द्वारा जो गरीबी की सूची प्रस्तुत की गई कोर्ट के सामने, उसको देखने से पता चल रहा है कि गरीबी सूची में 41% आदिवासी, यानी जो गरीबी से जो बीपीएल सूची में 41% आदिवासी, 31% अनुसूचित जाति, 13% ओबीसी, उसमें ईबीसी की चर्चा न ओबीसी, और 5% सवर्ण है। सर, बिहार के चुनाव में जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है और इसके सामने विकास के मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, पलायन सब धुंधले हो जाते हैं। और जाति इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में कहते हैं कि बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, निषाद परिवार है। और इसके देखते हुए बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही सिर्फ कास्ट को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये केवल बिहार में नहीं है। अच्छा। हिंदू संस्कृति जब बात करते हैं, अभी तो रोज आप चर्चा सुनते हैं कि सनातनी संस्कृति, हिंदू हैं, हम जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई नारा लगता है, सुनने में कितना मोहक है। लेकिन इस सनातनी संस्कृति के आड़ में ब्राह्मणवाद को परोसा जा रहा है, जो नेचुरली उसका रिएक्शन होगा। जैसे वहां पर ईटा में देखा कि एक कोई संत थे यादव समुदाय का, वो कथावाचक थे। जब ब्राह्मणों को पता चला तो ब्राह्मण महिला के मूत्र से उनको मूत्र का छिड़काव कर उनको शुद्ध किया गया। तो इसकी प्रतिक्रिया तो समाज में होगी ना। बिल्कुल। तो ये चूंकि जाति, अभी ये राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं कि 90% जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव हैं, यानी जो नीति निर्धारित करते हैं, उसमें एक भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं है। तो सही है। जबकि अति अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 1953 से है और ओबीसी का आरक्षण 7 अगस्त 1990 से है। तो जाहिर है कि उस समय से बहुत लोगों को रोजी रोटी में, अब बहुत लोग अब जो आईएएस में बने होंगे उस रैंक में पहुंच गए हैं। फिर भी ये सरकार जो आरक्षित वर्ग के आईएएस हैं, सेक्रेटरी के वेतन में सुपर टाइम स्केल में हैं, उनको प्लम पोस्टिंग नहीं देती, महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति नहीं करती। तो जाति कहने की जाति नहीं है, जाति तो सरकार की ओर से विधिवत प्रमोट किया जाता है, तो उसका रिएक्शन हो रहा है। सर, कांग्रेस के टाइम का भी कुछ आंकड़ा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट पे नहीं थे उस टाइम भी। बिल्कुल आप सही कहे। कांग्रेस भी मूल रूप से ब्राह्मणवादी पार्टी था। उदाहरण, 1954 में पहली बार भारत रत्न डिग्री देने का निर्णय हुआ। तब देश में भारत रत्न पाने वाले 3 विद्वान थे। पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा चंद्रशेखर वेंकटरमन। और उस समय आपको अगर आप इतिहास पढ़े हुए जानते होंगे तो बाबा साहब अंबेडकर 4 अमेरिका और इंग्लैंड के 4 विश्वविद्यालय से उनको पीएचडी और डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई थी। यानी 4 में एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसको डीएसी ने डॉक्टर ऑफ साइंस, वहां पर साइंस की पढ़ाई कहा जाता था, लॉ में और पॉलिटिकल साइंस में उनको डिग्री मिली हुई थी। और 5000 किताबों को उन्होंने स्टडी किया। आज भी इस शताब्दी के सबसे बड़े विद्वान हैं। 1954 में जब 4 ब्राह्मणों को मिला भारत रत्न, तब अंबेडकर को नहीं मिला। क्यों? कि अंबेडकर दलित थे। तो कांग्रेस का सोच वही कथनी करने में अंतर ब्राह्मणवाद पर ही आधारित था। अब ब्राह्मणवाद के कारण जितना आरक्षण मिलना चाहिए था कांग्रेस के रिजिम में, वो केवल लिप सर्विस होता रहा। ये स्थिति 2014 में जब कांग्रेस कई कारणों से कमजोर होने लगा, तो जो उसके मनवादी तत्व थे ब्राह्मण लोग,
वो कांग्रेस के छोड़ करके बीजेपी में आ गए। आज कांग्रेस बिल्कुल दिवालिया हो गया। जो आदिवासी का, जो दलित का वोट था वो मायावती के पास चला गया, बहुजन ले लिया। बैकवर्ड का यादव का वोट था वो अखिलेश यादव, लालू यादव के पास चला गया। कुर्मी कोयरी का वोट चला गया नीतीश कुमार को। अब उनके पास वोट बैंक है ही नहीं। अब जब वोट बैंक नहीं है तो 2022 से राहुल गांधी जी को समझ में आ गया कि जब तक समाज के बहुजन को नहीं साधेंगे अब तब सत्ता में वापस नहीं आएंगे। तब से वो बोलने शुरू कर दिया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, आरक्षण को लागू करेंगे। यह तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी का हृदय परिवर्तन परिस्थिति जन्य विशेषता है। अब इसको जन जन तक पहुंचाने में भी समय लगेगा, क्योंकि जब तक जैसे बिहार में अति पिछड़ी का 38% पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा गरीब और अशिक्षित इसी वर्ग में है। इसको साधने के लिए नीतीश कुमार जी ने तो 20% आरक्षण दे दिया इलेक्शन में 2006 से। नतीजा है कि हर पंचायत में 20% अति पिछड़े के लोग मुखिया, सरपंच और अन्य पदाधिकारी बने, नगर निगम में बने। तो उनका एक ब्लॉक बन गया जो नीतीश कुमार को सपोर्ट करता है। अभी राहुल गांधी के पास ऐसा ब्लॉक है नहीं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यह अलग बात है कि वर्तमान में नीतीश कुमार की जी का जो थोड़ा मानसिक स्थिति है, इसके देखते हुए 38% अति पिछड़े की आबादी फेंस सीटर है। माने वह पोह में कि कहाँ जाए, किसके जाए। अगर इसको कांग्रेस वाला सही ढंग से साधे, अगर कांग्रेस वाला इसको टारगेट करे सही रूप से, तो हमको लगता है कि कांग्रेस को अति पिछड़ा का 38% वोट मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस में राहुल जी भले समाजवादी सोच के हो गए हों, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, लेकिन उनका जो सिस्टम नेटवर्क है आज भी हमारे हिसाब से ब्राह्मणवादी आ भी है। कांग्रेस में, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में 35 सदस्य होते हैं। उस 35 सदस्य में राहुल जी पहले किसी आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा को भी तो प्रतिनिधित्व दे के देखें, तब तो लोग भरोसा करेगा कि सही कह रहे हैं। जानकारी के लिए फिर से दोहरा दें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 35 सदस्य हैं जो सभी के सभी सवर्ण हैं। उसमें एक भी अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं है। तो आखिर भरोसा केवल राहुल जी के कहने पर तो कोई नहीं कर लेगा। माने कथनी और करनी में सामंजस्य समाज में प्रस्तुत करना पड़ेगा, यही कारण है। सर, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है और कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट अपनी युवा अवस्था में ही सबसे ज़्यादा प्रगति करती है, लेकिन देश के युवाओं में यहाँ के जो राजनीति है उस पर भरोसा उठ रहा है। वो वोट करने ही नहीं जाते। यूथ वोटिंग परसेंटेज बिहार में बहुत कम है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट तो एक्टिविज्म बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन भी अब बहुत कम ही होती, बहुत पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत हो जाती है। एक समय था जब बिहार के स्टूडेंट्स ने, आप भी उसमें काफ़ी एक्टिव थे, जेपी मूवमेंट उतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो ये कैसे खत्म हुआ और इसको बिहार के समाज को क्या नुकसान हुआ इसका? देखिए, दो चीज़ है। पहली बात, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आज भी बिहार से कम हर बैच में 2-4 IAS IPS होते हैं, पहले भी होते थे। ऐसा नहीं कि कम है, कम हुआ नहीं है। हाँ, दिखता जरूर कम है, कारण कि ये मुट्ठी भर लोग जो बिहार के 10-15 लोग IAS IPS सेंट्रल सर्विस में जाते हैं, इनकी संख्या अनुवादिक बिहार के 13 करोड़ का अनुवादिक अनुपात में नहीं के बराबर है। बहुसंख्यक लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के कारण उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। वो समझ नहीं पाते हैं कि सही और गलत क्या है। इसका सीधा सा उदाहरण, बिहार के 90% लोग महाकुंभ में स्नान करने गए। उसमें पढ़े लिखे युवा वर्ग भी थे, प्रोफेसर भी थे, जो अति पिछड़ा और
दलित वर्ग के एलिट थे, उस सब के सब वहां गए नहाने। क्यों? कि अभी क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर नहीं है। जैसे कह दिया गया कि यह महाकुंभ 144 साल के बाद आया। जो कुंभ में स्नान करेगा सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी, सारे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसको लोगों ने आंख मूंद के मान लिया। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, आप जानते होंगे, उनके आंकड़ा के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आंकड़ा के अनुसार महाकुंभ में 67 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया। यानी 67 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में स्नान किया। अगर ये आंकड़ा सही है तब ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। अच्छा। उससे उत्तर प्रदेश सरकार को 3.5 लाख का जीएसटी का प्राप्ति हुआ। अच्छा। 3.5 लाख करोड़। अच्छा। जो बिहार का बजट आप अगर जानते होंगे तो बिहार का जो एनुअल बजट है वो मात्र 3,11 करोड़ का है। 3,11 करोड़ का अपने यहाँ बजट है। उससे ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपया अकेले कुंभ से नहाया। तो उत्तर प्रदेश को तो लाभ हो गया, लेकिन जो लोग खर्च करके गए उनको उस कुंभ के पानी में उन्होंने स्नान किया जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार, मेरा नहीं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का कहना है कि कुंभ का 28 गंगा नहाने के क्षेत्र में जो फीकल कोलिफॉर्म की संख्या 2,500 है, जबकि 200 तक फिट फॉर ह्यूमन यूज होता है। यानी कम से कम 100 गुना अधिक वहां पर कोलिफॉर्म था। तो जो लोग कुंभ में स्नान करने गए होंगे इतना पोल्यूटेड जल में, वो निश्चित रूप से बहुत तरह की बीमारी लाए, उनको ट्रीटमेंट में खर्च हुआ। तो क्यों आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर भी गए वहां नहाने। यानी पढ़ने लिखने का अर्थ केवल डिग्री बटोरना नहीं है। अगर डिग्री के आधार पर आकलन करेंगे कि एमए पीएचडी कर लिया तो सर्वश्रेष्ठ योग्यताधारी हो गया, अगर यह आकलन करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पढ़ने लिखने का अर्थ पढ़े लिखे व्यक्तियों के अंदर कितना क्रिटिकल थिंकिंग है, कितना इनोवेटिव विजन है, कितना इन्वेंटिव स्किल है, उससे होना चाहिए। यहाँ तो कॉपी पेस्ट और व्यक्ति पूजा ही काफ़ी रहती है। हम किसी व्यक्ति को मान लेते हैं अरे बहुत महान है, जो बोल रहे हैं सत्य ही बोल रहे होंगे, इसलिए कि क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कह दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्विटर पर लिखा, और नहीं, प्रधानमंत्री अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा कि 144 साल के बाद यह महाकुंभ आया है। जबकि कुंभ की कब शुरुआत है कोई आंकड़ा नहीं है, तो कल्पना है ना। पद्म पुराण में लिखा है कुंभ के बारे में। पद्म पुराण में आप अगर पता तो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, पद्म पुराण में ही कुंभ का उत्पत्ति स्रोत माना जाता है, जिसमें देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। हिंदू संस्कृति में जहां नदियों का संगम होता है उसको पवित्र स्थान माना जाता है। इसी तरह भारत में 3 समुद्र का संगम कन्याकुमारी में हुआ, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और हिंद महासागर। तो जाहिर है अगर इस ग्रंथ के अनुसार अगर समुद्र मंथन हुआ होगा तो वो कन्याकुमारी में हुआ होगा, जहां पर 14 रत्न मिले। 14 रत्न में एक रत्न था अमृत कुंभ, उसी से कुंभ मिला हुआ, अमृत कुंभ मिला, जहां देवासुर संग्राम हुआ अमृत छीनने के लिए। इंद्र ने अपने बेटा जयंत को कहा कि अमृत कुंभ चुरा कर तुम अमरावती यानी इंद्रासन ले आओ। तो कन्याकुमारी से अमरावती ले जाने में जयंत को टोटल 12 दिन लग गए। तब 12 दिन बराबर 12 साल, तो 12 साल पर एक कुंभ आता है। अच्छा। ये अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण। लेकिन 144 का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? अगर आप 2003 में जो कुंभ हुआ था उसको अखबार में पढ़ लें, उस समय भी ब्राह्मणों ने यही अखबारों में छपा कि 144 साल के बाद। अच्छा। और अगले 12 साल के बाद भी होगा, जब हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे, आप रहेंगे, उस समय भी ये लोग 144 साल के बाद कुंभ के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों? कि ऋग्वेद आप जानते हैं हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है।
ऋग्वेद के 12वें मंडल में प्रावधान है, जो स्नान करके दान देगा तो दान की राशि से 100 गुना अधिक उसकी धन में वृद्धि होगी। यानी दान देना, और दान किसको देगा? तो ब्राह्मण को दान देना है। ये ऋग्वेद कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। ऋग्वेद के अनुसार यही परंपरा आज भी नहाकर दान देते हैं। तो जो ब्राह्मण के पेशा में हैं उनको तो लाभ हो जाता है, कमाई हो रही है, दान मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बता दें आपकी जानकारी के लिए। जब से बहुत प्रचार के बाद अयोध्या मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ, उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी कमाई हुई इस मंदिर को कि चंपत राय जो इसके रामचित्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान है कि गत वर्ष 400 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया। जब 400 करोड़ टैक्स दिया तो समझ ले कि इनकम कितना हुआ होगा। तब उन्होंने निर्णय लिया, भी वहां के ट्रस्ट ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि जो पुरोहित पूजा करवाते हैं उनका वेतन 38,500 रुपया प्रति माह होगा। पहले 18,000 रुपया था, अब इसको बढ़ाकर 38,500 रुपया हो गया। सबसे मजे की बात है कि यह भी निर्णय है कि वो पूजा कराने में अगर सक्षम नहीं भी होंगे तब भी उनको यह वेतन उनके मृत्यु पर्यंत मिलता रहेगा। यानी एक बार पुजारी हो गए तो जन्म भर वो 35, और उसके बाद फिर उनको बच्चा को उसकी जगह पर नौकरी मिलेगी। जो पुजारी कोई और नहीं होगा, वही होगा। आप यह जान लीजिए कि राम क्षेत्र जन्मभूमि ट्रस्ट में टोटल 15 ट्रस्टी होते हैं, जिसमें 5 ट्रस्टी की जो नॉमिनेशन भारत सरकार करती है। ये 5 ट्रस्टी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने IAS अफसर का किया, वो पांचों का पांचों ब्राह्मण हैं। नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, और नाम तो याद नहीं, लेकिन पांचों ब्राह्मण हैं। और ट्रस्ट के तो पहले से 10 ब्राह्मण हैं ही। अगर समाजवादी आप कह रहे तो भगवा समाजवाद, अगर भगवा समाजवाद का मोदी जी के कोई कॉन्सेप्ट होता तो 5 IAS में से एक दलित, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा, मुसलमान और ब्राह्मण को देते, या किसी राजपूत को देते। और राजपूत क्षत्रिय इसका एक भी मेंबर नहीं है। उसी तरह जो काशी में मंदिर है, काशी जन्मभूमि टेम्पल ट्रस्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट नाम है इसका, इसमें भी टोटल 15 ट्रस्टी हैं। 15 ट्रस्ट में सभी के सभी ब्राह्मण। अगर आप हिंदू कह रहे हैं कि जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, यानी दलित पिछड़ा भी शायद हिंदू है। अगर वो हिंदू है नरेंद्र मोदी जी के अनुसार, भाजपा के अनुसार, तो इनको इस ट्रस्ट में क्यों नहीं भागीदारी दे रहे हैं? बिल्कुल। और आज से 4 साल पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल का सालाना इनकम मात्र 20 करोड़ था। जो आज बढ़ करके 87.6 करोड़ हो गया। एनुअल इनकम। इसको लाभान्वित कौन हो रहा? वहां के ट्रस्टी हो रहे हैं। आम पब्लिक को क्या मिल रहा? जो दान देकर के इन मंदिरों को अरबपति बनाते जा रहे हैं, दान दाता को क्या लाभ मिल रहा? नहीं। तो ये असर है क्रिटिकल थिंकिंग का भाव का। सर, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, उसका व्यापक तौर पर हमारे समाज को क्या नुकसान है? एक्टिविज्म तो बिल्कुल है ही नहीं, हम खुद के मुद्दे को नहीं उठा पाते। पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा हुआ, बिल्कुल 2 मिनट में सरकार दबा दी। चाहे जो भी और हमारा मुद्दा है, शिक्षा, यूनिवर्सिटीज़ बर्बाद हो रही है। इसका एक ही कारण है कि जो युवा पढ़ लिख गए हैं वो मेरे हिसाब से डिग्रीधारी ज़्यादा हैं। यानी उनके पास पेपर डिग्री है, MA PhD कर गए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। वो समझ नहीं पाते हैं कि आंदोलन के बल पर बांग्लादेश उलट गया, वो श्रीलंका में आंदोलन हुआ, वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा। किसी भी देश में दुनिया के इतिहास उठा लें, जिस देश में जन आंदोलन होता है सरकार छोड़कर भाग उठती है। बिहार में भी 1984 में जन आंदोलन हुआ, जिसका इतना व्यापक असर हुआ कि केंद्र सरकार में कांग्रेस की सत्ता उखड़ गई। आप जानते हैं। तो उस समय लोग पढ़ते थे, ध्यान देते थे। आज के युवा या आज के तमाम लोग मोबाइल में ज्यादा लगे हुए हैं। वो रील देख रहे हैं, रील में तरह तरह की बात, उनका ज्यादातर समय रील देखने में बीतता है, मोबाइल देखने में बीतता है।
क्रिटिकल थिंकिंग क्या करेंगे। और रील खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ऐसा ढंग से कहानी गढ़ के भेजते हैं कि जिसकी वजह सभी को, आज के युवाओं में एक ही दिमाग में है कि हमारे देश की जो समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एकमात्र जिम्मेदार मुसलमान है, जबकि ह्यूमन जो फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आप देखेंगे तो मुसलमानों का रिप्लेसमेंट रेट 1.81% है और हिंदुओं का 2.2 है। यानी मुसलमानों के, हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों का जन्म दर कम है। लेकिन जो फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं पढ़ेंगे वो उनको कहाँ से आंकड़ा मिलेगा। वो तो व्हाट्सएप द्वारा फैलाए गए जो दुष्प्रचार है। ये आंकड़ा किसी एक विशेष रीजन का है, पूरे भारत का शायद नहीं है। नहीं, ये फैमिली हेल्थ सर्वे भारत सरकार का उनका रिपोर्ट है, हमारा नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक प्यू रिसर्च सेंटर का आंकड़ा था कि उसमें 2050 तक मुस्लिमों की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसको भी काफी हाईलाइट किया गया था। वो हो जाना क्या अलग बात। रिप्लेसमेंट रेट में अगर भारत सरकार के एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, उस एजेंसी में मुसलमान का 1.81 कहलाता है और हिंदुओं का 2.2, यानी ज्यादा। अभी 2 मरते हैं 2 बचते हैं, हिंदू का बराबर कम अधिक नहीं है, मुसलमानों का। ये तो भारत सरकार का रिपोर्ट है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा। सर, बिहार में जो नए युग के नेता आ रहे हैं वो वही ज़्यादातर वही हैं जो जिनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में, लालू यादव से तेजस्वी यादव आए, चिराग पासवान अपने पिताजी के ही उनकी जो थी उसी को आगे, उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नेता इधर से भी आए हैं, जैसे कांग्रेस में कन्हैया कुमार है, मुकेश सहनी आ रहे हैं। ये जो नए दौर के युवा नेता आ रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स कैसी है और बिहार के भविष्य को लेकर क्या काम कर रहे हैं, और या पहले की तरह ही राजनीति रहेगा, कुछ बदलेगा? देखिए, सत्ता में जो बैठे हैं, यानी जो दल की अब चर्चा कर रहे थे, वो तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उनका, जो चल रहा है। क्योंकि ये डिपेंड करता है वोट बैंक पर। ये आप व्यक्ति का नाम ले लिए, लेकिन व्यक्ति नहीं वोट। लालू जी का स्ट्रॉन्ग सॉलिड वोट है यादव और मुस्लिम, तो नेचुरली अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे, अपने लोगों को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। और भाजपा इसका पासवान जी का, उनका भी वोट बैंक 5.6% बिहार में पासवान है। पासवान ज्यादा सजग है, पढ़ा लिखा है, उसके पास धन बल भी है, शिक्षा भी है, तो जाहिर है कुछ ज्यादा लेगा। थोड़ा सा जीतन राम मांझी चूंकि बने, वो उनके परिवार वाला बना, क्योंकि गठबंधन में है, सत्ता उनके पास गया, तो वो भी अपने लोगों को प्रमोट करने, जबकि टिकट तो अपने फैमिली में ही बांट देते हैं, वो सारे फैमिली में बांटते हैं। दूसरे देश अभी भी जो हुआ बिहार में, अनुसूचित जाति आयोग बना, जिसके अध्यक्ष रामविलास पासवान के दामाद और उपाध्यक्ष जीतन मांझी के पासवान। चूंकि राजनीति का यही तोड़जोड़ है। मोदी जी को मुसहर का वोट चाहिए, नीतीश कुमार का मुसहर, क्योंकि मुसहर की आबादी बिहार में 2.2% है, बहुत आबादी है। अनुसूचित जाति में सबसे बड़ी आबादी पासवान को छोड़कर उसी की है, लेकिन उसकी भागीदारी बिल्कुल सत्ता में नगण्य है। तो उनके वोट के लिए इनको चाहिए कि जीतन मांझी को यूज करेंगे। अब जितना बेचारा मुसहर है, मांझी जी को अपना आइकन मानता है, लेजेंड मानता है, भले चूंकि अनपढ़ होने की वजह से समझ नहीं पाता, वो तो समझ रहा है कि इनके भाग्य में भगवान जी लिख दिए कि नेता बन गए तो बन गए, हमारे भाग्य में भगवान जी लिखे नहीं, हम पूजा करने में हमको कमी रह गई, तपस्या करें, अब फिर से पूजा छठ व्रत करेंगे, होम जाप करेंगे, शायद हमको भी मिल जाए। उनको दिमाग में ये भरा गया, तो जागेंगे कैसे विद्रोह करेंगे। उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होगी। ये हिंदुआ भगवा में जाकर के अभी कलश लेके जाते हैं। आप बिहार में आप अगर देखे होंगे कि हर साल यहाँ पर गंगा से करीब 500 लेडी गंगा सिर पर कलश और नई साड़ी पहन के पैदल मंदिर में जाती है और जय श्री राम बोलती है। ये जाने वाली सभी महिलाएं अति पिछड़ा और दलित की हैं। अच्छा। क्यों? तो उनको
500 रुपए की नई साड़ी और नया घैला मिल गया और 1000 रुपया डेली का मिल गया। अब वो जय श्री राम बोल रहा है, उससे फायदा क्या हो रहा है? आम पब्लिक देख रहा, करे वाह बीजेपी का जबरदस्त प्रभाव है, देखो लेडी लोग जय श्री राम बोल रही है। क्योंकि लेडी जय श्री राम बोलते हुए जा रही है, युवा लेडी है, तो पुरुष प्रधान मानसिकता है। सब लोग देखने लगते हैं कि कैसी लेडी जा रही है, कितनी सुंदर है। वो कलश पर ध्यान कम, लेडी के रूप रंग पर ज्यादा ध्यान, उसको देखने लगते हैं। अब इसका फायदा आम पब्लिक के दिमाग पर जाता है कि ना बीजेपी का बहुत वर्चस्व है, बीजेपी ही जीतेगी, कोई और नहीं जीतेगी। सर पिछले 20 सालों से बिहार में गठबंधन सरकार है, थोड़े बहुत राजनीति बीच में आई बीजेपी और जेडीयू की। अब 20 साल बिहार की इस सत्ता समीकरण को कैसे देखते हैं, एक शॉर्ट एनालिसिस? पिछले 30 साल में बिहार की कोई प्रगति होती तो बिहार आज देश का सभी राज्यों के अंतिम पैदान पर है। आप जानते हैं ना बिल्कुल कि बिहार विकास, ये लोग विकास पुरुष के नारा लगा रहे हैं, बहुत विकास हो, यहाँ पुल पुलिया बन गया, मेट्रो आ गया, फ्लाईओवर बन गया, बहुत विकास हो गया। अगर बहुत विकास होता, अगर सचमुच होता, तो इसका जो स्टेट डोमेस्टिक इंडेक्स आता है SGDP में बिहार तो सबसे नीचे है, सबसे नीचे। सबसे क्या विकास हुआ बताइए हमको? अगर ये लोग का आर्थिक विकास होगा ना, आर्थिक विकास में कहाँ है? सबसे पीछे है, या सबसे पीछे है। सबसे ज्यादा देश में लेबर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बिहार है। बिहार हिंदुस्तान के कोने में लेबर सप्लाई हम करते हैं, यानी हम लेबर पैदा किए, श्रमिक पैदा किए, उसको स्किल्ड भी नहीं किए। अभी वो आता है कि नेशनल एक डिपार्टमेंट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्या स्किल डेवलप हुआ? कौन सा रोजगार मिला? दूसरी बात, यहाँ के लोग या हर जगह के लोग सत्ता में ही चिपकना चाहते हैं, पब्लिक को मुफ्त बनाने के लिए। अभी एक सरकार को प्रपोजल दिया गया था कि PM मित्र योजना लागू किया जाए। मित्र मतलब MITRA, मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड मेटा इंटीग्रेटेड अपैरल और रीजन, यानी मित्र हुआ मेटा इंटीग्रेटेड रीजन अपैरल, यानी यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास करेंगे। बिहार सरकार ने 15 मार्च 2022 को प्रपोजल सौंपा, उसके लिए 119 एकड़ जमीन दिया कि यहाँ पर खोला जाए। अगर जैसे वहाँ भागलपुर में अभी सिल्क उद्योग है ना, अगर वहाँ 119 एकड़ जमीन में ये मित्र प्रधानमंत्री के मित्र योजना लागू होती, मेटा इंटीग्रेटेड रीजन फॉर अपैरल वस्त्र उद्योग लागू होता, तो यहाँ कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ के श्रमिक बाहर नहीं जाते, रोजगार भी मिलता, प्रत्यक्ष अपरोक्ष रोजगार मिलता, लेकिन ये करते नहीं हैं। आज मोदी जी आते हैं तो इतना कर कोई योजना की शुरुआत करके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या हो रहा है? जब यहाँ पर रोजगार नहीं सृजित करेंगे तो आखिर युवा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पलायन करेंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे। जो PM मित्र योजना, माने प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड रीजन फॉर अपैरल, अपैरल माने कपड़ा, वस्त्र उद्योग, कहाँ इशू किया? नॉर्थ ईस्ट में 7 उद्योग खोला बीजेपी ने, लेकिन बिहार के बीजेपी को हिम्मत है कि अपने आका को कहे कि बिहार में दे? इनको सत्ता में बैठना चाहिए। यहाँ है ना, बीजेपी की तो सरकार है, माने नीतीश जी के छोड़ दीजिए, मानसिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन ये जो वस्त्र उद्योग का जो प्रपोजल लेकर गए थे 40 पेज का, ये बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, सीतारमन के बजट पेश करने के पहले जाकर दे आए कि योजना शुरू है। और जो योजना 1 जनवरी को जो पेश किया गया, उसमें ये नहीं है। इन लोगों की हिम्मत है कि कोई कहे कि हमारी योजना कहाँ गई? टेक्सटाइल पार्क का भी आया था बिहार में, एक भी नहीं बना, जबकि इसके लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। गिरिराज सिंह बिहार से ही हैं उसके मंत्री। सर प्रशांत किशोर एक नए तरह के पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, रेनबो पॉलिटिक्स बोला जा रहा है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को। वो काफ़ी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी हो, और बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आप इनकी तीसरे फ्रंट की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? वो
अब प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन एक देखते हैं कि वन अप मैनशिप वाला पार्टी है, वन मैन शो। प्रशांत किशोर जी सब कुछ है उसमें, उनके यहाँ बाकी कुछ नहीं है। युवाओं को काफी आकर्षित कर रही है उनकी। युवा अभी आकर्षित हो रहे हैं ना, जब इलेक्शन के टाइम में जात का सिस्टम शुरू होगा, अच्छा। सब अपने अपने प्रभाव में अपने अपने कास्ट के फोल्ड में चले जाएंगे। मतलब कि बिना जात का संभव नहीं है बिहार में राजनीति कर पाना। बिहार का हिंदुस्तान में जाति बहुत स्ट्रांग फैक्टर है। बिहार सीमित मत कीजिए, अच्छा। पूरे देश में जाति ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो जाति सजग हो रहे हैं वो मजबूती में आज क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा, किस बल पर? क्योंकि उनका स्ट्रांग वोट बैंक है। अगर मुसलमान को जितना बीजेपी ने परेशान किया, अगर मुसलमान सचमुच एकजुट होकर वोट दे तो उनका 18% यादवों का 14% वोट मिलेगा, तो इतने में तो डिसाइड हो जाता जी, निकल जाएंगे। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी रही, लेकिन बिहार या उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ गई है। बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है। ये इतना कमजोर कैसे हो गई? और वो तो पहले हमने आपको बताया कि बिहार कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था 2014 में सब माइग्रेट कर दिया बीजेपी में। उनके पास दलित का वोट रहा नहीं, बैकवर्ड का वोट नहीं आ रहा है। आखिर वोट से ही ना उनकी ताकत बनती। और उनके जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है, आज भी तुम ब्राह्मणवादी हावी है, तो उसका विश्वास आम पब्लिक के पास कैसे पड़ेगा? एक उदाहरण दे रहे हैं, सत्ता अभी राहुल गांधी जी ने हमको बिहार कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया। 27 जून को यह बैठक हुई। 27 तारीख को जो मैनिफेस्टो में हमने 3 बात रखा, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। वो ये था कि अति पिछड़े समाज के लोगों को पंचायती राज और नगर निगम में उनके आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 33% कर दिया जाए, क्योंकि वो उसमें केवल अति पिछड़ा को मिल सकता, पिछड़ा को नहीं मिल सकता है। हाई कोर्ट का जजमेंट है। एक दूसरा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12 में प्रोविजन है कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उसमें 25% वीकर सेक्शन के बच्चों का एडमिशन होगा, जिसका ट्यूशन फी का भुगतान सरकार करेगी, और करीब करीब 20 लाख रुपया भुगतान भी होता है। लेकिन ये सारे के सारे आरक्षण, ये जो पिछड़े वर्ग के नाम, वीकर सेक्शन के नाम पर सब दूसरे लोग लूट के लेके चले जाते हैं। कौन लोग? तो मेरा प्रस्ताव था कि 25% की जो सीमा है, तो लाभान्वित होने वाला का नाम सार्वजनिक किया जाए, किस कैटेगरी का हो, ये ताकि ये जो लूट हो रहा है इसके नाम पर सवर्ण लोग ले जाते हैं। अच्छा। तो अभी सवर्ण हो जा पूरे इंडिया में अभी भी लागू है। बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े एलिट माँ बाप के बाद बच्चे उसका अपना बेटा को करवा दिया एडमिशन, तो सरकार भुगतान कर देती है। मतलब एडमिशन कैसे हो जाता है हमका? अगर सवर्ण है तो उस कोटे से कैसे हो जाता है? वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन कई लोग कह रहे हैं कि गरीबी से मत, जबरदस्त। देखिए वीकर सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। अच्छा। कि दलित पिछड़ा आता है, लेकिन अपना हो कौन बोलने वाला, कौन जानता है? एडमिशन लेने वाला, देने वाला, पैसा उसको मिल गया। और तीसरा प्रस्ताव था कि आर्थिक गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन के कारण जो बिहार में रेप केस हो रहा है, ये ज्यादातर अति पिछड़े के बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है। तो इसके लिए SC ST के तर्ज पर दलित पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाए और उसके विरुद्ध किए गए कार्रवाई को संज्ञेय घोषित किया जाए। ये मेरा प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हो गया। यानी 6 सदस्य थे, सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। हमने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को बताया कि कांग्रेस पहला पार्टी है जिसने इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। लेकिन जब प्रस्ताव महागठबंधन में भेजना था, तो इस कांग्रेस के प्रस्ताव को महागठबंधन में भेजने का काम इस कमेटी के कन्वीनर का था। अच्छा। अब कन्वीनर हैं अमिताभ दुबे। अच्छा। तो अमिताभ दुबे जी ने 3 पृष्ठ का कांग्रेस की ओर के मैनिफेस्टो
गठबंधन में भेज दिया। उस प्रस्ताव में ये तीनों चीज गायब। अच्छा, जो हमने तीनों कहा तीनों गायब, क्योंकि ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हैं। हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखा। हमने चिट्ठी लिखा, तुरंत चिट्ठी लिखा, जब देखा नहीं तो हमने चिट्ठी लिखा कि मैं गहरा प्रोटेस्ट दर्ज करता हूं, क्योंकि अमिताभ दुबे जी छल प्रपंच करके गैर कानूनी रूप से उन सभी महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को हटा दिया। कांग्रेस की ओर से भेजा गया मैनिफेस्टो में, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था, और उसको उदाहरण देते हुए लिखा 3 मुद्दे जो बताया। और इसकी कॉपी हमने बिहार के जो प्रभारी हैं लाबरू जी, उनको और राहुल जी को लिखा, और हमने कहा कि आपसे अनुरोध है कि अमिताभ दुबे के इस भ्रष्ट आचरण के खिलाफ उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो कुछ रिप्लाई आया उधर? कार्रवाई होना ही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण कैसे कार्रवाई होगी? ब्राह्मण अमिताभ दुबे जी सुमन दुबे जी के बेटा हैं। अच्छा, जो नेशनल हेराल्ड केस में वो भी अभियुक्त हैं। अच्छा, ये राहुल जी और कृष्णा लाबरू जी के हिम्मत की बूते की बाहर की बात है कि अमिताभ दुबे के खिलाफ एक्शन करें। लेकिन हमने तो लिखा, हमने डट कर लिखा। उस कमेटी में टोटल 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में 4 आरक्षित वर्ग के थे। अच्छा, 2 दलित और 2 अति पिछड़ा। अच्छा, और हमने विरोध किया, बाकी लोग बेचारे चुप्पी साध गए। अच्छा, डर के मारे, क्योंकि दुबे जी के विरोध करेंगे तो कहीं कांग्रेस का टिकट नहीं मिले। तो जब आदमी अपने स्वार्थ से इतना गिरा रहेगा तो जाति से नहीं होता है। हमने डट के विरोध किया। हमको टिकट नहीं चाहिए। हम समाज के उत्थान की बात करते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व मिले। हमने जो लिखा, ये पत्र हमने लिखा, उनको भेजा राहुल जी को। राहुल जी ने, अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि राहुल जी ने कुछ किया कि नहीं। दुबे जी के खिलाफ, अमिताभ दुबे के खिलाफ किया कि नहीं, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि राहुल जी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आरजेडी भी काफी पिछड़ों की बात करती है। लालू यादव बोलते हैं कि हमने उनको आवाज दी है। ये तो बिल्कुल सही है। लालू यादव 1990 में जीत कर आए तो उन्होंने सचमुच इन जातियों को बहुत आवाज दिया। उसके वॉइस पर वॉइस, बिल्कुल सही है। उनको प्रतिनिधित्व सत्ता में राज दिया। जितने 36 बोर्ड था, 36 बोर्ड के चेयरमैन सभी के सभी यादव, और मेंबर सब पिछड़ा अति पिछड़ा समाज और इस समाज के हुए। ये तो प्रतिनिधि दिया है तो सच है। जैसे बिहार में, बिहार लोक सेवा आयोग में सब केवल 7% सवर्ण हुआ करते थे। अच्छा, लालू जी ने पहली बार अति पिछड़ा का सदस्य के रूप में हमको मनोनीत किया, और दूसरे लोगों को मिला। 1990 के बाद बिहार लोक सेवा आयोग में आज जाति के अनुपात के हिसाब से सदस्य हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक आदमी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज हित में नहीं सोचेगा, तो आप हमको भी प्रधानमंत्री बना दीजिए और हम भी अपना बाल बच्चा को भरण पोषण में लगेंगे, तो समाज की क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इतनी फैक्चुअल और इतनी गहराईपूर्ण और इतनी महत्वपूर्ण बातों को इतने साधारण और इतने प्रभावी तरीके से रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।